हेलो फ्रेंड्स, लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स में आज है लेक्चर नंबर 3 और आज हम नोटिस के रिप्लाई को एक्चुअल में किस फॉर्मेट में हमें ड्राफ्ट करना है वो देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में नोटिस को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपसे सारे इश्यूज, भाई किन किन रीज़न के लिए नोटिस आई है, कितनी पेनाल्टी लगी है ना, शो कॉज नोटिस में हमसे किन किन चीज़ों पर रिप्लाई मांगा गया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। एंड कोई भी चीज आपको ड्राफ्ट करनी हो, चाहे वो किसी नोटिस का रिप्लाई हो, कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, एग्रीमेंट है, कोई डीड फॉर्म करना है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। जब तक हमें यही नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट मैटर में हमें ड्राफ्ट करना है, तो कोई भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी रिप्लाई कैसे हम लोग उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसी सीरीज में हमने, अगर मैं आपको लेके चलूं, तो लास्ट लेक्चर में हमने इस नोटिस को डिस्कस किया था। ये क्लाइंट के पास आई थी सर्विस टैक्स की तरफ से। ठीक है, तो मैं फटाफट इसको रिकैप कर लेता हूं। वैसे तो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। तो ये नोटिस क्यों आया था? ये नोटिस आया था सर्विस टैक्स की तरफ से और ये कह रहा था कि आपने जो आईटीआर फाइल किया है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 का, उसमें आपने जो अपना टर्नओवर दिखाया है वो दिखाया है 11 लाख। ठीक है, और अब डिपार्टमेंट का कहना यह है कि आप जो हैं, जो सर्विस टैक्स की रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो आप क्रॉस कर चुके हैं, तो आपने सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, हम उसकी पेनाल्टी लगाएंगे। आपने सर्विस टैक्स नहीं पे किया, उसकी पेनाल्टी लगाएंगे, और इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी हम आपसे लेंगे। तो ये 4 चीज़ों पर शो कॉज नोटिस आया था कि हम आपके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगाएंगे, उसका इंटरेस्ट भी लेंगे, पेनाल्टी भी लेंगे, और जो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है उसके ऊपर भी हम आपको पेनाल्टी लगाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में। अगर अभी तक नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपको कुछ सेक्शंस बताए थे कि आपको इनके बारे में पढ़ना है और फिर मुझे बताना है कि इसका एक सूटेबल रिप्लाई क्या करें कि क्लाइंट हमारा इस नोटिस, इस पेनाल्टी से बच जाए। आई होप आप सभी लोगों ने घर पे होमवर्क किया होगा, लेकिन मेरे पास जो रिप्लाई आए हैं वो सिर्फ 3 से 4 लोगों के आए हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि ड्राफ्टिंग एक ऐसी स्किल है जो कोई आपको सिखा नहीं सकता है अनटिल यू ट्राई। हमने क्या डिस्कस किया था? थिंक, राइट, डिलीट। आप जब किसी चीज को ड्राफ्ट करते हो, चाहे वो रिप्लाई हो, एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वहां पर आप देखोगे, आप लिखोगे, फिर आपको लगेगा नहीं ये सही नहीं लग रहा है, आप फिर डिलीट करोगे, फिर सोचोगे, फिर लिखोगे, फिर डिलीट करोगे। ऐसे करते करते तब जाके एक फाइनल कॉपी आप बना सकते हो। इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग। तो मैं तो यहाँ पर आपको बता रहा हूं, आपको घर पे भी अपना एफर्ट देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी ड्राफ्टिंग स्किल सीख पाओगे। कुछ लोगों ने जो मुझे कमेंट करके बताया, उसमें अगर मैं बात करूं, तो जो सबसे अच्छा रिप्लाई आया वो आया है विक्रांत सर का। विक्रांत सर हमारे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी ये पूछते हैं, बहुत अच्छे सजेशंस भी देते हैं। तो इन्होंने जो रिप्लाई दिया वो वंडरफुल था। इनफैक्ट जो रिप्लाई हो सकता है जिससे हमारा जो क्लाइंट है उसको जो नोटिस आई है वो उससे बच सकता है, तो बिल्कुल सूटेबल रिप्लाई दिया विक्रांत सर ने। और जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि हमें कोई सर्विस टैक्स पे नहीं करना है, बिकॉज हमारी जो इनकम है, जो इंटरेस्ट की इनकम है, वो नेगेटिव लिस्ट में होती है। तो बिल्कुल सूटेबल रिप्लाई, बहुत अच्छा रिप्लाई किया है विक्रांत सर ने। उसके बाद जो अगला रिप्लाई आया वो आया है विश्वजीत साहा जी का। इन्होंने भी बिल्कुल सही रिप्लाई दिया, इन्होंने बहुत अच्छे से समझा। जो सेक्शन 66D है उसमें लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट की इनकम है वो नेगेटिव लिस्ट में है, तो जब उसके पास सर्विस टैक्स लगेगा ही नहीं तो हमारा क्लाइंट छूट जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद प्रेमिला जी ने भी अच्छा रिप्लाई दिया। इन्होंने रेट ऑफ सर्विस टैक्स हमें बताया और अपने उस कैलकुलेशन के बेस पर हमें एक सर्विस टैक्स का अमाउंट दिया। तो सिर्फ यही 3-4 लोगों का मेरे पास रिप्लाई आया, तो मैंने सोचा इसे अपने वीडियो में क्रेडिट जरूर देना चाहिए। अब मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ फॉर्मेट के ऊपर, जबकि कैसे रिप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कुछ चीजें हैं, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि यही फॉर्मेट है, बट ये फॉर्मेट मैं यूज करता हूं और ये अच्छा फॉर्मेट है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है,
फैक्ट ऑफ द केस करने हैं। उसके बाद आपको आर सबमिशन, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या रीजनिंग है, आपकी क्या रिसर्च है, वो आप कर सकते हो आर सबमिशन में। फिर आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग आप दे सकते हो, उसके लिए एक अलग हेडिंग में आप दे सकते हो। और फिर लास्ट में आ जाता है आपकी क्या रिक्वेस्ट है, मतलब कंक्लूजन क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हो डिपार्टमेंट से। उसके बाद नीचे जो भी आपने बात बोली है उससे रिलेटेड जो भी इनक्लोजर हैं, मतलब एविडेंस, आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए जो एविडेंस दोगे उसकी डिटेल आप नीचे दे सकते हो। तो एक कोई ऐसा नहीं कि ड्राफ्टिंग कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको बस क्या करना है, ड्राफ्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ऊपर अपनी कंपनी की डिटेल वगैरह दे दोगे। फिर टू में जहाँ से भी नोटिस आया है, जिस भी डिपार्टमेंट से आया है, ठीक है, उसकी डिटेल आ जाएगी। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी रिप्लाई और यू कैन से एनी ड्राफ्टिंग, बिकॉज जो भी ऑफिसर है उसके पास दिन भर में एक दो रिप्लाई नहीं आते हैं, कई रिप्लाई आते हैं। तो वो अब आपकी, अगर आपने सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ही नहीं लिखा है तो उसे क्या पता कि ये किस चीज़ का रिप्लाई है। लेकिन जब आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हो कि हाँ मैं भाई रिप्लाई कर रहा हूँ शो कॉज नोटिस का और उसका नंबर है ये, अब क्या होगा, जो ऑफिसर है वो इस नंबर की फाइल निकालेगा और उसे पता चल जाएगा अच्छा जो नोटिस हमने भेजा था ये उसका रिप्लाई है। तो सब्जेक्ट मैटर अच्छे से ड्राफ्ट करिए, क्योंकि यही आपका एक तरीके से क्या होता है, जैसे हम लोग घर में एंटर करते हैं तो दरवाज़ा होता है ना, तो ये किसी भी रिप्लाई, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी ड्राफ्टिंग का ये एक तरीके से मेन डोर होता है। ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरी की पूरी जो नोटिस को आराम से समझा था, उसी को आपको क्या करना है, समराइज्ड वे में फैक्ट ऑफ द केस में उसको बता देना है। और आपको हमेशा ट्राई करना है कि फैक्ट ऑफ द जो केस हैं वो समराइज्ड मैनर में रहें, ठीक है ना, शॉर्ट मैनर में होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। बस आपको क्या बताना है कि किस रीजन से नोटिस आया है, और ठीक है, और डिपार्टमेंट ने कितनी पेनाल्टी लगाई है और उसका रीजन क्या है उस, ठीक है। शॉर्ट मैनर में क्यों होना चाहिए, बिकॉज जब आपने शो कॉज नोटिस का नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है तो डिपार्टमेंट के पास तो डिटेल है ही ना, भाई ये जो नोटिस आया है ये किसने भेजा है, ये डिपार्टमेंट नहीं भेजा है, तो उसके पास तो सब कुछ है। आपको बस क्या करना है, रिफ्रेश करने के लिए बस आपको फैक्ट ऑफ द केस एक समराइज्ड वे में लिख के दे देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 15-16 में जो आईटीआर में इनकम डिक्लेयर हुई थी 11,70,000, ये कहा गया है कि वो एक्सीड कर रही है जो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट है सर्विस टैक्स की। इसी वजह से हमारे ऊपर 1,69,000 का पेनाल्टी लग गई, मतलब सर्विस टैक्स हमें पे करना है, और जो अप्लीकेबल रेट है वो है 14.5%। तो एक समराइज्ड वे में हमें बता दिया ताकि जब ऑफिसर या कोई भी सामने वाला जो भी पर्सन है वो जब पढ़े तो उसको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाए, अच्छा ये है मैटर। ठीक है। तो यहाँ तो आप फैक्ट ऑफ द केस कर सकते हो। आप चाहो तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, पॉइंट ए टू पॉइंट ए बी सी या 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ठीक है सर। अब आगे चलते हैं आर सबमिशन, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको जितना शॉर्ट होना है यहाँ पर आपको उतना ही डिटेल में बात करनी है, डिटेल में आपको बात करनी है, बिकॉज यहाँ पर आप अपना जो रिप्लाई है वो सबमिट कर रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो उससे रिलेटेड जितने भी यू कैन से जितने भी प्रोविजन हैं, सेक्शंस हैं, आप वो यहाँ पर डिस्कस करोगे। जैसे कि रिप्लाई में क्या है कि जो अपना ऑटो है वो क्या काम कर रहा है, सर हम काम कर रहे हैं, जो हम कॉमर्शियल एजेंट होते हैं या जो मॉर्गेज ब्रोकर होते हैं, जो हम लोग मतलब लोन पर देते हैं, जो लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर परचेज करते हैं, तो हम लोग उनको लोन पे पैसा दे देते हैं और वहां से जो इनकम आती है वो होती है इंटरेस्ट की इनकम। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारी जो आपने बताया ना 11,70,000 11,70,000, ये जो पैसा आ रहा है ये इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है। अच्छा, अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए आप क्या दोगे, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम। जो कंपनी होती है उनके केस में जो मेमोरेंडम होता है उसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं कि कंपनी क्या काम करने जा रही है, क्या काम करती है। तो कहाँ से पता चलता है, मेमोरेंडम से।
तो यहाँ तो हमने बोल दिया, लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें एविडेंस देना पड़ेगा मेमोरेंडम का। तो यहाँ तो हमने बता दिया कि हमारा जो काम है वो है इंटरेस्ट पर पैसा देने का, तो हम इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमने ये बात प्रूफ करी। फिर हम नीचे आएंगे सर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जो विक्रांत सर ने भी रिप्लाई किया था और विश्वजीत जी हैं उन्होंने भी बहुत सटीक रिप्लाई दिया था कि जो नेगेटिव लिस्ट है जब वो हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी आप डिपॉजिट देते हो, लोन या एडवांस देते हो, और जो कंसिडरेशन मिलता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो उसको आप कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? सेक्शन 66D फाइनेंस एक्ट 1994 ये कहता है कि इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इवन जो डेफिनेशन है सर्विस की, उसमें भी क्या लिखा हुआ है? क्लियरली लिखा हुआ है कि सर्विस एक्सक्लूड एवरी ट्रांजैक्शन इन मनी और रीपेमेंट ऑफ लोन। भाई मैंने पैसा लोन का दिया है तो जो मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी आ रहा है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ रहा है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है, और जो इंटरेस्ट इनकम है वो नेगेटिव लिस्ट में है। तो इसका क्या मतलब निकला? ना प्रिंसिपल अमाउंट सर्विस टैक्स में टैक्सेबल है और ना इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल है। ठीक है सर, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे? एक शॉर्ट में अपना व्यू रखेंगे कि आर कंपनी इज कवर्ड बाय अबव मेंशन प्रोविजन ऑफ नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस। तो इतना जो अमाउंट हमने डिक्लेयर किया है आईटीआर में, वो नॉट लायबल टू सर्विस टैक्स एज पर सेक्शन 66D। ठीक है, फिर जो हमारे ऊपर इन्होंने एक तरीके से बोला था कि आप सप्रेशन ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप फैक्ट को छुपा रहे हैं, आपकी जो इंटेंशन है वो फ्रॉड करने की है, आप जानबूझकर सर्विस टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो हम अब उसका रिप्लाई करेंगे कि नो, वी हैव नॉट बीन सप्रेस्ड एनी फैक्ट और हैव नॉट बीन कंट्रोवेंड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हमने आईटीआर में अगर हमें अपनी इनकम छुपानी होती तो हम आईटीआर भी ना फाइल करते ना। हम बेवकूफ थोड़ी हैं कि हमने आईटीआर तो फाइल किया और सर्विस टैक्स का में जो है रजिस्ट्रेशन हमने नहीं करवाया। उसका रीजन क्या था? जब हमारी सर्विस नेगेटिव लिस्ट में है तो हम क्यों करवाएंगे रजिस्ट्रेशन? और जब आप खुद कह रहे हैं, भाई जो डिपार्टमेंट से नोटिस आया है उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने ये कहा कि आप जो आईटीआर फाइल किया है आपने, उसमें आपने इतनी इनकम दिखाई है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपने खुद इनकम दिखाई है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आप जो है वो फैक्ट को छुपा रहे हो। तो गलत बात है ना। अगर हमें छुपाना होता तो हम आईटीआर क्यों फाइल करते? तो उसी का हमने यहाँ पर रिप्लाई दिया है। ओके, अब सपोर्टिंग में आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आपको केस लॉ सर्च करने हैं। केस लॉ, अब आपको केस लॉ, अगर आपको किसी नोटिस का रिप्लाई करना है तो एक और होमवर्क आज मैं आपको दे रहा हूं। वो है क्या? एक हैबिट आपको डेवलप करनी है, केस लॉ आपको पढ़ने हैं। और इसी सीरीज में मैंने भी अभी रिसेंट में एक वीडियो अपलोड किया है केस लॉ के ऊपर। अगर आपने वो केस लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो आप देखो। अब मैं हर मंथ के एंड में जितने इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो रिप्लाई जब आप बना रहे हो या अपनी बात किसी के सामने रख रहे हो तो केस लॉ एक तरीके से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। जैसे कि मैंने अपनी बात पहले तो बताई, फिर मैंने बोला कि जो सिमिलर व्यू है ऑल्सो गिवन बाय सेस्टैट चेन्नई इन द मैटर ऑफ आईओबी वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। मतलब एक केस था आईओबी और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स का। उसमें जो सेस्टैट ने जो ऑर्डर पास करा है उसमें भी उसने यही ऑर्डर पास करा है कि भाई जो इंटरेस्ट है उस पर आप सर्विस टैक्स नहीं ले सकते। उसके अलावा अगर आपके पास कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो वो भी आप कोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने जो भी आपके आर्गुमेंट है उसके सपोर्ट में अगर कोई आपके पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो वो भी आप कोर्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा? आपका केस और मजबूत हो जाएगा। तो अगर आपके पास 4-5, और कोशिश करिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तब तो आपको मेंशन करना ही करना है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर आप हाई कोर्ट का जजमेंट भी कोर्ट कर सकते हैं।
तो ये सपोर्टिंग हो जाएगा। फिर हम लोग नीचे आएंगे और ये है हमारा कंक्लूजन आप कह सकते हो या फिर हमारी रिक्वेस्ट। अभी तो देखिए, अभी तो हमको एक शो कॉज नोटिस आया है, अभी कोई उसने हमारे ऊपर पेनाल्टी नहीं लगाई है। अगर आप देखो ना नोटिस जो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था, उसने हमसे पूछा है, अभी पेनाल्टी नहीं लगाई है, पूछा है कि हम सर्विस टैक्स क्यों ना लें, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों ना चार्ज करें, उसके ऊपर पेनाल्टी क्यों ना लगाएं। तो अभी पेनाल्टी उसने लगाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी वैसे ही करेंगे कि एज पर आवर सबमिशन वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट जो प्रोसीडिंग है और इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 75 वाला शुड नॉट, यहाँ पर गलती हो गई है, शुड बी, ये तो हमारे अगेंस्ट में हो जाएगा, इसको हम शुड नॉट कर देते हैं, ठीक है। शुड नॉट बी इनिशिएटेड एज आर कंपनी कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। जो आप प्रोसीडिंग की बात कर रहे हो वो हमारे अगेंस्ट इनिशिएट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम कवर होते हैं नेगेटिव लिस्ट में, ठीक है। और जब हम नेगेटिव लिस्ट में कवर हो रहे हैं, जब हमें हमारे ऊपर सर्विस टैक्स ही एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर सर्विस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पेनाल्टी उसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो जो हमने बातें कही हैं उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है, भाई प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें देना ही देना है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, बैंक स्टेटमेंट वो भी आपको देना है, तभी आप दिखाओगे यहाँ इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, मेमोरेंडम की कॉपी हमें देनी है, और जो इंटरेस्ट का पैसा आपसे जिस जिस पार्टी की तरफ से आया है वो भी आपको देना है। और अगर आपको और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई बना करना है तो फिर लेजर फॉर फाइनेंशियल ईयर, जो लेजर अकाउंट होते हैं वो भी आप सबमिट कर सकते हो, ताकि जो आपका एसेसिंग ऑफिसर है पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाए। तो ये सूटेबल रिप्लाई है। जैसे ही आपका जो भी एसेसिंग ऑफिसर है वो इस चीज़ को एनालाइज करेगा कि हाँ सामने वाली जो पार्टी है जिसको हमने नोटिस भेजा है वो तो नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है, तो ये जो शो कॉज नोटिस है ये ऑटोमेटिक क्वैश हो जाएगी, मतलब इनवैलिड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, और ये जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली है ये क्या हो जाएगी, टेक ऑफ कर जाएगी, और हमारा क्लाइंट बाइज्जत बरी हो जाएगा। केस एकदम जर्नन है, आप ये सारी चीज़ें लेके जाओगे, सबमिट करोगे, और बस केस आपके फेवर में आ जाएगा। और अब आप देखो यहीं से आपकी एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी पैदा हो जाएगी। जब आप अपने क्लाइंट का, अभी नोटिस कितने की आई है, नोटिस आई थी करीब अप्रॉक्स 1,70,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता, पेनाल्टी भी लगती, तो ये जो पेनाल्टी, ये जो अमाउंट है ना, ये जस्ट डबल हो जाता, यानी कि 3,50,000 के आसपास क्लाइंट को पे करना पड़ता। तो आप अगर अपने क्लाइंट का 3.5 लाख रुपए बचाएंगे तो आप 10% या 5% आराम से चार्ज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, अपनी प्रैक्टिस में या कहीं पर भी जब आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, उसका प्रॉफिट होता है, जब वो पैसे कमाता है तभी आप भी पैसे कमा पाओगे। तो यहाँ पर आपने अपने क्लाइंट का 3.5 लाख रुपए पेनाल्टी बचाई, तो आप 30,000 35,000 चार्ज कर सकते हो आराम से। बट उसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहोगे तो मैं ये जो वर्ड फॉर्मेट है ये मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दूंगा, ठीक है, सही रहेगा। और बहुत ही छोटा था, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत इसमें बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, अगर नोटिस और डिटेल में आती या कोई और एस्पेक्ट्स भी कवर होते तो फिर नोटिस का रिप्लाई भी उतना ही बड़ा होता। तो जितनी बड़ी नोटिस उतना बड़ा रिप्लाई, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मेट होगा वो ऐसा ही होगा। पहले तो आपको फैक्ट ऑफ द केस बताना है, फिर जो आपका सबमिशन है, जो आपका पॉइंट्स हैं वो आपको बताने हैं, फिर आपको सपोर्टिंग में जो भी केस लॉ या कुछ भी देना है वो आप दे सकते हो। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन या फिर रिक्वेस्ट का पार्ट कर सकते हो, और फिर आप इसको उठा के सबमिट कर सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो, मज़ा आया कि नहीं? और ये जो ड्राफ्टिंग कोर्स जो हम लोग सीख रहे हैं इसके बाद आपको कैसा लग रहा है, मतलब कुछ आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन मैं कर पा रहा हूँ? अगर हाँ तो यार नीचे लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर करिए। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, एंड ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सीए मित्रा 24 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।